गुड इवनिंग एवरीवन। डेयर की वीकली जूम क्लासेस जो हमने स्टार्ट करी है, हम कोशिश करेंगे कि चलता रहे। हेल्थ भी अब मेरी थोड़ी सपोर्ट कर रही है। तो आज इस वीक में हमारे साथ डॉक्टर मानसी पाटिल हैं। टॉपिक उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली रखा है, अपना होम्योपैथी सिंप्लीफाइड। देखिए, मैं कई बार बताती हूँ कि होम्योपैथी को बहुत सारे रास्ते हैं इसको अपनाने के ना। कई रास्तों से हम इसको समझ सकते हैं, बट अप टू अस कि हमें कौन सा अंडरस्टैंड करके उसको एक्सप्रेस करना आता है, ये ज्यादा जरूरी है। भेड़ चाल में चलना कि मुझे माइंड ही समझना है, मुझे थेरापेटिक समझना है, मुझे संकरण समझना है, वो गलत हो जाता है। ठीक है, हमें कोई चीज अच्छी लग सकती है, लेकिन उस चीज को अंडरस्टैंड करके फिर उसको एक्सप्रेस करना वो डिफिकल्ट होता है। रास्ते बहुत सारे हैं, वी आर सो ब्लेस्ड, वी आर ब्लेस्ड बाय 100 हैंड्स, लेकिन कौन से हाथ को हमने पकड़ना है वो हमारे ऊपर है, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, किस तरह का केस आता है हमारे पास डिपेंड करता है कि आपने उस केस को किस तरह से लेना है। बहुत सारे केसेस होते हैं जो फैक्ट लेवल पर रहते हैं और हमें उसमें थेरापेटिक्स यूज करना पड़ता है, की नोट्स यूज करने पड़ते हैं। बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो डिल्यूजन लेवल पर हमें टच करते हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो माइंड लेवल पर करने पड़ते हैं। हमें पता होना चाहिए रास्ता क्या है, उस चीज को एक्सप्रेस करना हमारे हाथ में आता है फिर। तो आज ऐसे ही एक टॉपिक को बहुत इजी करके डॉक्टर मानसी लेकर आ रही हैं। वेलकम डॉक्टर मानसी। Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you, Dr. Pramila, ma'am, and their थैंक यू team. बेटा। Thank you, Sanjay sir. Thank you for inviting me on your platform. तो पहले भी मैं आ चुकी हूँ डेयर के प्लेटफॉर्म में। और पता नहीं यहाँ पे कितने लोग हैं जो माइंड मेथड को अ, जानते हैं या फिर माइंड मेथड से प्रैक्टिस करते हैं। तो मैं तो पिछले 10-11 साल से माइंड मेथड में ही प्रैक्टिस कर रही हूँ, माइंड मेथड से ही। और ऐसा हुआ है कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए माइंड मेथड से। तो वही स्टार्ट हुआ है तब से। सो होम्योपैथी सिंप्लीफाइड करने का मतलब ये टॉपिक लेने का यही एक ये था कि कितने सिंपल कितने इजी तरीके से हम पेशेंट के माइंड तक पहुंचते हैं। तो माइंड क्यों इम्पोर्टेंट है एक्चुअली, जब हम ऑर्गेनॉन पढ़ते हैं तब पता चलता है कि डॉक्टर हैनीमन सर ने, डॉक्टर केंट सर ने, डॉक्टर H.A. रॉबर्ट्स है, जो भी स्टॉलवर्ड्स है, उन्होंने माइंड को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दी रखी है। उनके लिटरेचर में हम हमेशा पढ़ते हैं कि माइंड अगर जो पहली डिस्टरबेंस है वो मेरे इसमें भी आएगा पीपीटी में। मैंने एक कोट वो डॉक्टर केंट सर का, डॉक्टर रॉबर्ट्स का लिखा हुआ है। सो लेट अस स्टार्ट विद द screen PPT only. So I will be sharing my PPT. Can you see the screen? दिख रहा है? इसको मैं फुल हाँ स्क्रीन जी, हाँ कर। जी बेटा। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रेटिट्यूड किए बिना लेक्चर कोई भी मैं स्टार्ट नहीं कर सकती हूँ। सो ग्रेटिट्यूड टू आवर मास्टर डॉक्टर सैमुअल हैनीमन, डॉक्टर एम एल सहगल सर, डॉक्टर संजय सहगल सर, डॉक्टर योगेश सहगल सर, लेट डॉक्टर प्रफुल्ल विजयकर सर, और लेट डॉक्टर अशोक मोहंती सर, और माय मेंटर, माय गाइड, माय फ्रेंड, जो भी कह सकते हैं, डॉक्टर लियाकत ताबोले सर, जिनसे पिछले 10 साल से मैं माइंड मेथड सीख रही हूँ। एक्चुअली माइंड मेथड नहीं बट लाइफ ही सीख रहे हैं हम, क्योंकि इतना इजी सर ने करके वो बताया है माइंड मेथड कि झट से वो पकड़ में आ जाता है। मतलब सर तो 2 मिनट में पकड़ लेते हैं केस, हम वहां तक अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन फिर भी कोशिश जारी है कि अगर हम सेंटर को पकड़े, मतलब सेंटर केस का, हर केस का, जैसे मैम ने अभी बोला कि अलग अलग वेज है, तो डॉक्टर केंट सर ने भी यही बोला है
कि जितने प्रिस्क्राइबर्स है उतनी प्रिस्क्राइबिंग मेथड्स है, तो आपको क्या फॉलो करना है, इसीलिए ये कंफ्यूजिंग है। होम्योपैथी में कंफ्यूजन इसीलिए होता है कि कोई माइंड मेथड बोलता है, कोई थेरापेटिक बोलता है, कोई क्लासिकल बोलता है, कोई सेंसेशन बोलता है, और कोई और न जाने कितने मेथड्स है। लेकिन फॉलो किसको करना है, ये कंफ्यूजन हमेशा रहता है। तो ये स्टालवर्ट्स ने भी बोला है कि जितने प्रिस्क्राइबर्स होंगे उतनी प्रिस्क्राइबिंग मेथड्स होंगी। तो हमें क्या करना है, हमें जो मेथड, जैसे मैम ने भी अभी बोला, हमें जो मेथड समझ में आती है, हमें जैसे पेशेंट समझ में आता है, तो वो हमको ध्यान में रख के फिर हमको आगे जाना है पेशेंट के साथ। ठीक है। तो मुझे क्यों माइंड मेथड अच्छा लगा, क्यों उस पर इतना ये आया, भरोसा आया या फिर विश्वास आया। तो जो केंट सर जो बोलते हैं, उनके जो लेक्चर्स ऑफ फिलोसफी में उन्होंने एक जगह ऐसे कहा हुआ है, द माइंड रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ द इंडिविजुअल एंड देयरफॉर रिफ्लेक्ट्स द डीपेस्ट डिस्टर्बेंस ऑफ द वाइटल फोर्स। मतलब जहाँ वाइटल फोर्स डिस्टर्ब होता है, वही अगर अपने को पता चल जाता है वो कहाँ पे डिस्टर्ब हुआ है, तो वी हैव सॉल्व द केस। और दूसरी एक बात जो रॉबर्ट सर ने कही है, तो अभी जो हम माइजम्स पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि माइजम्स की क्या जरूरत है, होम्योपैथी में जरूरत ही नहीं है माइजम्स की। जैसे हमारे मानसर हमेशा बोलते हैं कि क्यों ये ऑर्गेनन क्यों पढ़ना है, क्या है इसमें इतना। तो लेकिन इसमें इतनी सारी चीजें उन लोगों ने लिखी हुई है जो आज भी हमको काम में आती है, आज भी हम उसको फॉलो कर सकते हैं। तो वहां पे उन्होंने एक जो हम सोराकिमाइज्म का वो जो क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज पढ़ रहे थे, तो वहां पे उन्होंने एक लिखा है कि मॉडर्न मेडिसिन टेल्स अस दैट माइग्रेन हैज इट्स अंडरलाइंग कॉज इमोशनल डिस्टरबेंसेस। मतलब माइग्रेन का कॉज ही इमोशनल डिस्टरबेंस होता है। In other words, this is a verification of Hahnemann's teaching on the disturbances aroused on the psoric patient by grief, sorrow, or other harrowing emotions. मतलब हनीमन सर का भी कहना यही है कि जहाँ पे इमोशंस में डिस्टरबेंस आता है, जहाँ पे कुछ भी इमोशंस ऐसी होती है जो कि पेशेंट को पैथोलॉजी तक लेके जाती है, जैसे ग्रीफ है, सॉरो है। मतलब अगर कोई पेशेंट का कोई रिलेटिव एक्सपायर हो गया, तो वहां पे जैसे हम एलिमेंट्स लेते हैं, एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस, मतलब वो इतना ज्यादा इम्पैक्ट करती है किसी पर्सन को, किसी रिलेटिव की डेथ या फिर किसी क्लोज पर्सन की डेथ। तो वो इम्पैक्ट करने के बाद उस पेशेंट में, उसके बॉडी में, उसके माइंड में क्या पैथोलॉजी आती है। तो उसका माइंड तो चेंज होता ही होता है, और उसका माइंड जहाँ पर चेंज होता है उसके हिसाब से उसके बॉडी में रिएक्शन आती है, अगर हम साइकोडायनामिक्स की बात करें तो। ठीक है। तो ये सारी चीजें मुझे आज भी इन्फ्लुएंस करती है, तो इसके लिए मैं बार बार वो चीजें पढ़ती हूँ, ताकि उसको हम कुछ लॉजिक के साथ उसको विश्वास कर सके। ठीक है। सो हम लोग आज एक दो तीन केसेस पढ़ेंगे, इजी इजी, मतलब कि जो डे टू डे की अपनी प्रैक्टिस में आते हैं। तो वैसे हम एक दो तीन केसेस देखेंगे और उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। ऑब्वियसली मैंने माइंड मेथड से ही करा है, और माइंड मेथड के बारे में बहुत सारे मिथ्स भी होते हैं कि हम लोग फिजिकल रुब्रिक्स नहीं लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, होलिस्टिक अप्रोच ही रहता है इसमें भी। और अगर कंफर्मेशन के लिए हम लोग वो चीजें भी कंसिडर करते हैं, पैथोलॉजी भी कंसिडर करते हैं। ऐसा नहीं है पैथोलॉजी छोड़नी नहीं है, पैथोलॉजी तो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है जो कि पेशेंट को इम्पैक्ट करती है। ठीक है। सो मैम कैसा करें, इंटरैक्टिव रहेगा तो अच्छा रहेगा, मैं केस बोलूंगी तो एनालिसिस अगर कोई बोलना चाहे तो। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा तुमको ज्यादा बेहतर लगेगा वैसे इंटरेक्टिव होना चाहिए। ये ओके। सो प्लीज ये जो डॉक्टर्स, है, थोड़ा सपोर्ट करना, आंसर करना मानसी को। ओके। तो ये एक पहली केस है। यहाँ पे ये लेडी है,
45 ईयर्स उनकी एज है। तो उनको क्या हुआ था, ब्रेस्ट में एक लंप जैसा उनको दिखा। तो उन्होंने, एक डॉक्टर है उनके जो फैमिली फिजिशियन है, जो कि मेरे क्लासमेट है, तो उनको उन्होंने पहले दिखाया था। तो उन्होंने उनको बोला कि तुम होम्योपैथी के पास जाओ, क्योंकि यहाँ पे जाओगे तो हॉस्पिटल में जाओगे तो आपको वो शायद सर्जरी बोले या फिर कुछ भी, मतलब ऐसा हो सकता है। तो आप जाओ और होम्योपैथी ट्रीटमेंट लो। तो उस वजह से ये लोग मेरे पास आए, हस्बैंड और वाइफ दोनों आए थे। और फिर जैसे आए तो मैंने उनको पूछा, पेशेंट को पूछा कि बताइए क्या हो रहा है। तो उसने तो मतलब पेशेंट के बोलने से पहले ही उनके हस्बैंड बोलने लगे कि ये देखिए ये रिपोर्ट्स है, हमने ये रिपोर्ट्स करवाई थी और यहाँ पे उनको ऐसे से कुछ लंप लग रहा है और उनको पेन हो रहा है। तो मैंने बोला कि आप थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं पहले पेशेंट के साथ बात करती हूँ फिर आपके साथ बात करूंगी। तो फिर मैंने पेशेंट को पूछा कि क्या हो रहा है, कहाँ पे पेन हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि पेन तो चेस्ट में हो रहा है, बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, पीछे बैक में, मतलब पूरे बैक में पेन होता है, रेडिएट होता है वो पेन। और फिर चेस्ट में तो होता ही होता है, शोल्डर तक की जाता है और बैक तक जाता है। तो मैंने पूछा आपका मूड कैसा है। तो ये जो होती है चीज, पेशेंट का जो हम कंसर्न देखते हैं टू द डिसीज, मतलब उसकी वजह से पेशेंट के ऊपर क्या हो रहा है, मतलब उसको वो कैसे बॉदर कर रही है, जो भी चीज है, जो भी पेन है उसकी, जो भी डिसीज है वो कैसे बॉदर कर रही है। तो मैंने पूछा कि आपका मूड कैसा रहता है। तो बोले कि आई गेट इरिटेटेड, मतलब मुझे बहुत चिड़चिड़ होती है। मतलब किस पे होती है, तो जो भी सामने आता है उस पे मैं गुस्सा कर देती हूँ। बोला ठीक है। और और क्या होता है, और इससे आपको क्या परेशानी लग रही है। तो बोले कि ऐसा हुआ था ना हमारे गांव में, किसी लेडी को भी ऐसा छोटी सी गांठ हुई और उसके बाद उनको वो बड़ी बीमारी हो गई और फिर उसकी डेथ हो गई। तो मुझे भी डर लग रहा है। तो मैंने बोला अच्छा, क्या हुआ था, उनको क्या बीमारी हुई थी। तो वो बीमारी का नाम तो उसने लिया नहीं, लेकिन मैंने समझ लिया कि क्या बीमारी होती है। हाँ, क्योंकि इसी वजह से पेशेंट डर जाते हैं, किसी भी बॉडी में कहीं पर भी अगर गांठ आ जाए तो पेशेंट को लगता है कि हो गया, सीए हो गया, ट्यूमर हो गया। तो उसकी वजह से इनको डर लग रहा था। तो मैंने पूछा उनको कि और कुछ तकलीफ है, और कुछ बोलना चाहते हो। तो बोले कि नहीं। तो बोले कि मुझे पहले आप चेक करो। तो मैंने बोला हाँ मैं चेक तो करूंगी। नहीं, पहले आप चेक करो मुझे। मैंने बोला ठीक है, अब पहले बताओ हिस्ट्री, फिर हम चेक करेंगे। फिर जब हिस्ट्री हो गई पूरी तो उन्होंने पूरा वो ब्लाउज वगैरह खोल के मुझे बता दिया कि ये देखो यहाँ पे है ऐसा, फिर ऐसा ऐसा पेन होता है वगैरह वगैरह, सारी चीजें उन्होंने बता दी। सो दिस इज द केस। मैंने उनको 30 पोटेंसी में मेडिसिन दी, कोई रिपीटेशन नहीं, कुछ नहीं, एसएल दिया 1 महीने का। तो मुझे लगता है 1 महीने के बाद उनका कुछ मतलब कुछ रिपोर्ट ही नहीं आया कि क्या हुआ है। तो मुझे पता ही नहीं चला और मैं भी भूल गई कि क्या हुआ। फिर 2-3 महीने के बाद मैंने उस मेरे जो क्लासमेट है उनको फोन किया कि वो जो पेशेंट आए थे उनका क्या हुआ। तो बोले कि ठीक है, वो तो उसको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो लोग आने वाले हैं, उनको और कुछ शायद छोटा मोटा कुछ और प्रॉब्लम हो गया है। तो मैंने बोला एटलीस्ट रिपोर्ट तो करना चाहिए ना कि कैसे हुआ, ठीक हुआ है नहीं हुआ है। तो बोले कि ठीक है, वो लोग आएंगे तो आप खुद ही उनसे फॉलोअप ले लेना। तो मतलब वो अ, एक ही सिंगल डोज दिया था, वो 3-4 महीने के बाद मेरे पास आए वापस। तो मैंने पूछा कि वो कैसा है आपका वो लंप वगैरह। तो बोले वो तो नहीं है, वो तो चला गया। बोला ठीक है। सो दिस इज द केस। और एक केस है, और दो केस है एक्चुअली।
सेम रेमेडी के। एक साथ ही केसेस बोलूं या फिर हम अलग अलग डिस्कस करते हैं? सिंगल सिंगल हेलो। कर लो, थोड़ा क्लियर हो जाएगा ज्यादा। ठीक, ठीक है, ठीक है। इस कोई बोलना चाहता है? मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ। हेलो। Hello, Dr. Mansi. हेलो करम, बता। How are you? या आई एम हाँ, फाइन। um, what what I find is उसको पेन के टाइम जो उसका मूड होता है is irritable. So यस, irritability, pain during ये तो यस, होएगा. यस। And the way she like she पता नहीं मैं ठीक हूँ या नहीं. It's naked wants to be उसने पूरा अपना कि चेक करो मेरे को. अच्छा। ये दो समझ आया. Thank you. ओके, रेमेडी कुछ समझ में आई? नहीं. ओके। और कोई ट्राई करना चाहता है? मैम लाइट डिजायर भी होगा क्या? लाइट डिजायर कैसे सर? चलो उनका पहले मैं आप चेक करो। चेक करो बोल रहे हैं इसलिए। ओके, ओके। हो सकता है। जी। तो लाइट डिजायर से कहाँ तक जाएंगे हम? अब लाइट लाइट डिजायर में डिजायर। तो बहुत सारी रेमेडीज है ना, 30, जी जी। 32 रेमेडीज है शायद। तो फियर, कैंसर, इरिटेबिलिटी, पेन ड्यूरिंग, ये दो तीन समझ में आए मुझे। ओके, ओके। जी मैम मैम। इम्पेंडिंग ऑफ इरिटेबिलिटी, पेन डिजीज. ड्यूरिंग। हाँ। यस। इम्पेंडिंग ऑफ डिजीज हो सकता है. फियर ऑफ इम्पेंडिंग डिसीज, यस। गुड। हो सकता है। और बताइए, और क्या हो सकता है? और और डॉक्टर मानसी ये आंखें बता नहीं रही है ठीक हुआ है नहीं. वुड बी टेक दैट एज अनग्रेटफुल और फ्रिवलस की लापरवाह है या फ्रिवलस. आप बताओ. हो सकता है, दो चीजें हो सकती है ना। एक तो फ्रिवोलस हो सकती है, या फिर अनग्रेटफुल बहुत जल्दी नहीं लेते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली वो पर्सनालिटी वाला रुब्रिक हो जाता है। तो बहुत जल्दी वो चीज हम नहीं लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ही निगेटिव कैरेक्टरिस्टिक वाला रुब्रिक है। ओके मैम. इरिटेबिलिटी, पेंड्यूरिंग इज राइट रुब्रिक। Ma'am, good afternoon. गुड आफ्टरनून। Ma'am, if we consider few rubrics here, light desire, 1 second, 30 minutes. Light desire and irritability, pain during, and horrible sad stories affect profoundly. And she is not able to answer on her own. Husband is narrating the whole case. So she is somehow dependent on the IPR. So we can think ओके, of Calcarea, carb, and Ruta is also comes in horrible sad stories affect, but Ruta is communicative where this patient is ओके, not so very communicative. I would go with ओके, Calcarea, ma'am. Thank you. ओके, ओके। थैंक यू, थैंक यू, वेरी गुड रिस्पॉन्सेस। Should we disclose, or we will go to the next case? Okay, I will write down the remedies what you all have said, and just see the second case. Hmm? ओके। ये जो लेडी है अगेन, उनको क्या हुआ? गॉलस्टोन हुए। तो ये भी जो डॉक्टर है, सेम जो डॉक्टर है, उनकी मम्मी है। उनकी एज 60-65 है। और उनको क्या होता है, गॉलस्टोन्स तो ऑब्वियसली पेन होता है इपिगैस्ट्रिक रीजन में। और उनका पेन कहाँ तक जा रहा है? राइट शोल्डर तक जा रहा है। ठीक है। तो ये जो हिस्ट्री है, वो डॉक्टर ने जो है मुझे पहले ही बता दी थी फोन कॉल पे। ऐसे ऐसे मैं मम्मी को लेके आ रहा हूँ,
और ये कंप्लेंट्स उनको हो रही है। तो मैंने बोला ठीक है। वो लेडी बहुत ज्यादा पेन में थी, मतलब उनको इपिगैस्ट्रिक पेन बहुत ज्यादा हो रहा था। तो मैंने पूछा कि आए वो बैठे, तो मैंने पूछा बोलिए कैसे हो आप। तो उन्होंने स्माइल किया, ठीक है ऐसे। हाँ। तो मैंने बोला कि कैसे, आपको वो क्या तकलीफ हो रही है। तो जब मैंने ये क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने बोला कि क्या तकलीफ होगी, तकलीफ ही हो रही है ना। तो और ऐसा बोल के उन्होंने एक स्माइल की, तकलीफ ही तो हो रही है ना, मतलब क्या है ये। फिर मैंने पूछा कि ठीक है, थोड़ा सा अलग सवाल करके पूछते हैं। तो मैंने बोला कि आपका मूड कैसा रहता है जब भी आपको बहुत ज्यादा पेन होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो कैसा मूड रहता है। तो उन्होंने बोला कैसा होगा, दुखता है ना। तो फिर वापस से उन्होंने उसके ऊपर स्माइल करी कि कैसा होगा, दुखता है ना। तो ऐसा मतलब उनका वो रिएक्शन था। तो बस इतना सा ही केस है। तो इसके ऊपर ही मैंने उनको मेडिसिन दी थी और उनको बोला कि आप 10 मिनट वेट करो, क्योंकि वो एक्यूट पेन में आए थे। तो 30 पोटेंसी में ही उनको मेडिसिन दी और बैठने के लिए बोला था। तो 10 मिनट के बाद उनको वापस मैंने बुलाया कि बताओ कैसा है। तो बोले कि फिर उन्होंने एक अच्छी सी स्माइल की। तो वो जो स्माइल थी ना उनकी, मेडिसिन देने के बाद, रिलीफ लगने के बाद, तो दैट वाज अ वेरी नाइस स्माइल। मतलब जैसे अपने को समझ में आता है कि पेशेंट को पेन से रिलीफ मिला है, वैसे वाली स्माइल थी। और स्माइल करके फिर बोले कि मुझे ठीक लग रहा है। तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि सच में ठीक लग रहा है क्या, ऐसे बोल रही हो। तो बोली कि नहीं नहीं, पेन तो रहेगा ना, पूरा तो नहीं जाएगा, लेकिन मुझे अभी ठीक लग रहा है। तो बोला ठीक है। मैंने और एक डोज दिया और उनको बोला कि आप जाओ। फिर थोड़े दिन के बाद उनका उनके बेटे का मैसेज आया कि अभी उनका पेन मतलब पूरा, मतलब ऑफ एंड ऑन होता रहा। उनको मैंने वाटर डोज भी दिया था बीच में। जब भी पेन बहुत ज्यादा ट्रिगर कर जाता था तो वाटर डोज दे के फिर अ, एक ही रेमेडी पे रखा था। तो पेन तो उनका गया। और जो गॉलस्टोन है वो तो नेक्स्ट सोनोग्राफी में गॉलस्टोन भी नहीं दिख रहे थे। और कुछ उनको छोटी मोटी तकलीफ थी, मतलब पेन्स एंड एक्स वगैरह, तो वो थोड़ी सी है। लेकिन ये जो मेन कंप्लेंट उनका, जो पेन जो उनको बॉदर कर रहा था गॉलस्टोन की वजह से, वो तो चला गया है। ठीक है। ठीक है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। यस। करम। ओके मैम, उसका बेसिक नेचर तो लुक्स लाइक कि शी इज अ गुड पर्सन, लाइक स्माइल कर रही है, बट पेन के ड्यूरिंग शी इज गेटिंग इरिटेबल। सो सेम वही हो जाएगा, इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग। ये तो ओके। शी लुक्स लाइक आर्सेनिक लिटिल बिट ओके। डिरेल्ड हो गई है। अच्छा, डिरेल क्यों लगा आपको। क्योंकि वो नॉर्मल बिहेवियर उसका सॉफ्ट ही लग रहा है, लाइक शी स्माइलिंग। और अच्छा। ओके। हम्म ओके। ओके। और जो अभी जो डॉक्टर बोल रहे थे कैलकेरिया जिन्होंने बोला। Ma'am, I think the cases are going towards aconite, ओके। answering aversion, answering aversion, and even in ओके। the case, if we consider fear cancer of and ओके। light desire to somewhere, I ओके। would go towards ओके। aconite. ओके। 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 और कोई ऐड करना चाहता है। एनीवन। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम फर्स्ट केस में तो ये फील नहीं आया था, लेकिन फर्स्ट केस तो मुझे रेस्टॉक्स जैसा लगा था कि उसको ओके। सुपरस्टिशियस है और फियर है और इरिटेबल है। बट सेकंड केस में जैसा आपने बताया कि वो आंसर क्वेश्चन पूछने पर इरिटेट होकर जवाब दे रही, कैसा लगेगा, क्या होगा, और फिर स्माइल कर रही है। तो ये थोड़ा उसका डिक्टेटोरियल और इरिटेबल पेन ड्यूरिंग भी लगा।
तो मेरे माइंड में जो मेडिसिन आई मैम वो काली कार आई मैम, पता नहीं सही है या ओके गलत। जी मैम, थैंक यू ओके मैम। ओके ओके। हालिका। ओके। ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा एनालिसिस कर रहे हैं आप लोग। ओके। और एक केस देखते हैं, तीनों को हम साथ मिलाएंगे। अगेन लेडी का केस है। इनको हाइपर एसिडिटी है और आर्टिकेरिया जो पित्ती बोलते हैं ना, वो आ जाती है बॉडी पे। तो उनको क्या हुआ, उन्होंने बहुत सारी ट्रीटमेंट ले रखी है पास्ट में। एलोपैथी भी ले रखी है, होम्योपैथी भी ले रखी है। ज्यादा से ज्यादा उन्होंने होम्योपैथी ट्राई करी है। तो वो आई मेरे पास। तो आई एम द न्यू फिजिशियन इन दैट एरिया, होम्योपैथिक। तो वो आई और उन्होंने आते ही बोला कि आपका जो क्लिनिक है मेरे घर के नजदीक है, मैंने पहले भी होम्योपैथी ट्रीटमेंट ली है। अगर मुझे वही ट्रीटमेंट यहाँ पे मिल रही है तो मैं वहां पे क्यों जाऊँ ना इतना लंबा। तो इसके लिए मुझे आपसे ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी है। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं। अ, और दूसरी चीज उन्होंने बोली कि आप भी तो डॉक्टर है, आप भी तो इतने साल से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो मतलब आपका ट्रीटमेंट तो सेम ही रहेगा ना, मतलब आपकी पढ़ाई तो उतनी ही रहेगी। तो मतलब ठीक है, कोई बात नहीं, हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, बताओ आपको क्या है। तो शी इज ए स्कूल टीचर। और उनको एलर्जी पल्सेस से है, मतलब जो दाल वगैरह रहती है ना, चने की दाल हो गई, तुरहर इसकी दाल हो गई, कुछ भी दाल खाओ, या फिर वो जो वड़ा पाव वगैरह समोसा वगैरह वो भी अगर वो खाते हैं तो उनको एसिडिटी हो जाती है, वो पित्ती आ जाती है पूरा, मतलब वो इचिंग स्टार्ट हो जाती है। और वो बोली कि फिर भी क्या होता है ना, स्कूल में सारे लोग बैठे होते हैं तो मैं मना नहीं कर पाती ना, अगर कोई वड़ा पाव लेके आता है, या फिर कभी टिफिन नहीं लेके गए, या फिर कुछ फंक्शन है स्कूल में, तो फिर सब लोग खा रहे होते हैं और फिर मैं मना करती हूँ तो अच्छा नहीं लगता। तो वो टीचर के साथ थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत मैं खाती हूँ, लेकिन वो खाना हो जाता है। और उसके मुझे घर पे आने के बाद वो शाम में शुरू हो जाता है ईचिंग वगैरह। तो मैंने बोला, ठीक है। पहले स्टार्ट कैसे हुआ था, तो बोली कि एक बार ही ऐसा हुआ कि मैं अपने फ्रेंड के घर पे गई थी, और वहां पे मैंने वो कुछ तो खाया था, समोसा या कुछ तो ऐसा ही, ऐसी चीज उन्होंने बोली जिसकी उनको एलर्जी है। तो वो मैंने खा ली थी, तब से ये स्टार्ट हो गया। तो ये अभी है, मतलब कंटिन्यूअस है तब से। तो मैंने बोला ठीक है, मैं मेडिसिन देती हूँ आपको, और आप मुझे एक 8 दिन के बाद दिखा दीजिएगा ईचिंग वगैरह कैसा है। एलर्जी है तो डेफिनेटली एक डोज में नहीं कवर होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि मेडिसिन रिपीट करनी पड़ती है, पोटेंसी चेंज करनी पड़ती है। तो इस केस में ऐसा ही हुआ है। अभी तक वो केस चालू है, लेकिन पेशेंट इज फीलिंग बेटर। उनका ईचिंग का जो फ्रिक्वेंसी था, या फिर उनकी जो एसिडिटी का जो था, एसिडिटी तो बहुत ज्यादा, मतलब 80 to 90% कम है। और अर्टिकेरिया, मतलब वो जो पीती है, वो थोड़ा बहुत कभी कभी ट्रिगर कर जाती है। तो उसी टाइम पे उनको एक तो वाटर डोज या फिर पोटेंसी में थोड़ा सा ऊपर नीचे करके देख लेती हूँ, लेकिन चल रहा है उनका, मतलब शी इज गुड। और नेक्स्ट जब वो आई तो उनकी बेटी को भी लेके आई कि इसको भी मुझे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराना है, ऐसा बोल के वो आई मेरे पास में। ठीक है, तो दिस इज द केस। चलो अभी तीनों को हम एक साथ एनालाइज करते हैं। अभी ये केस में क्या लगा। Objective reasonable भी लगी है, because she's ओके, got a reason why she's coming to you. वेरी गुड। मैम इसमें ये जो पेशेंट है ये आपकी क्लिनिक में आ गई देख करके, और आपसे बोल रही है कि आप भी ट्रीटमेंट करते हो, आपकी डिग्री भी वही है, तो ये पास में है तो मैं यहीं दिखा लेती हूँ।
तो ये तो बेलाडोना का फील दे रहा है मैम। बेलाडोना मतलब देखता है तो तुरंत ही पहुंच जाता है, और वो बोलने से पहले थोड़ा भी हिचकिचाता नहीं है, जो भी उसके नेम है ना, तो जो भी उसके मूड में आता है वो बोल देता है। और ये उसका हम्म। शायद बिजनेस टॉक भी हो सकता है कि मैं वहां उतनी दूर क्यों जाऊं, जब डिग्री और उतना ही एक्सपीरियंस और डिग्री मुझे यहाँ मिल जाएगी, तो ट्रीटमेंट अच्छा मिल जाएगा। तो ये तो मैडम हम्म। बेलाडोना लग रहा है, तीनों केस की तीनों मेडिसिन अलग अलग हो गई, जबकि आपने कहा कि सेम है। ओके मैम, अब आपसे हम्म। सीखेंगे। थैंक यू मैम। ठीक है। ठीक। चलो फिर डिस्क्लोज कर दे, क्योंकि थोड़ा आगे और उसको रेमेडी को भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है अपने को, तो कर देते हैं। अ, पहला जो केस था, उसमें एक इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग, दैट वाज द राइट रूब्रिक। पक्के पक्के जो रूब्रिक्स है वो हम लेंगे, तो वो तो बिल्कुल सही वाला रूब्रिक है, इरिटेबिलिटी पेन ड्यूरिंग। ठीक है। दूसरा रूब्रिक क्या लिया था मैंने? सुपरस्टिशियस किसी ने बोला था? क्यों बोला था आपने सुपरस्टिशियस रस्टॉक्स के लिए? हाँ मैम, उसने कहा ना किसी को उसने देखा, उसकी कोई फ्रेंड थी जिसको ये हाँ। बीमारी हुई और वो खत्म हुई, यस यस तो यस उसे इस यस। बात का डर हुआ कि कहीं मुझे ना हो जाए, इसलिए मैंने उसको फियर, एक्चुअली वो मैडम ने बताया कि हॉरिबल थिंग सैड स्टोरी है, तो एक ये रूब्रिक भी मेरे माइंड में आया, इसलिए मैंने इसको बोला था। हॉरिबल स्टोरीज और सैड, हॉरिबल थिंग्स और सैड स्टोरीज, ऐसा रूब्रिक है वो। बहुत ज्यादा उसको इम्पैक्ट करता है वो, है ना? तो यहाँ पे हॉरिबल नहीं है कुछ, और सैड भी नहीं है कुछ। सैड स्टोरीज है क्या? बहुत सारी स्टोरीज थोड़ी उसने सुनी है, एक ही उसने चीज देखी और उससे वो। तो सुपरस्टिशियस जो आपने रुब्रिक लिया था वो सही है एक्चुअली, क्योंकि जो अपने सोसाइटी में, मतलब जो रूरल एरियाज है वहां पे ना, सीए को लेके अभी भी इतनी सारी क्या बोलते हैं उसको, डर है। बहुत ज्यादा डर रहता है पेशेंट्स के मन में, तो वो सीए का नाम भी नहीं लेते, उसको वो बीमारी बोलते हैं, बड़ी बीमारी बोलते हैं, है ना? आपने सुना होगा, पता नहीं, हमारे यहाँ तो मतलब ऐसे ही बोलते हैं, वो सीए बोलते ही नहीं है, मतलब सीए का नाम भी नहीं लेते हैं मुंह से। तो इसके लिए मैंने सुपरस्टिशियस लिया था। ठीक है। और तीसरा रूब्रिक लिया था लेमेंटिंग पेन अबाउट। मतलब लेमेंटिंग मतलब क्या है कि जो लेमेंट करना, मतलब मराठी में उसको रड़गाना बोलते हैं, मतलब जो रोतुड़ा मुंह करके जो एक ही रट लगाए हुए रहते हैं अपनी, कि मुझे दुख रहा है, दुख रहा है, दुख रहा है, बहुत ज्यादा दुख रहा है, उनके वो टोन में भी लैमेंट आ जाता है। ठीक है। तो लैमेंट कहाँ पर करते हैं हम लोग? जैसे कोई पेशेंट की डेथ हो गई, वहां पे जो वो जो बोलते हैं ना, हमारे यहाँ ऐसे, मतलब वो रोते जो है, तो वो जो चलता रहता है, वो जो ग्रीविंग चलता रहता है, उसको लैमेंट बोलते हैं। तो ऐसा ही ये लोग, ये जो पेशेंट है, वो ऐसे ही करते हैं कि दुख रहा है, दुख रहा है, दुख रहा है। ठीक है। और एक रूब्रिक मैंने लिया था ट्यूमर्स का, मतलब डायरेक्ट जो फिजिकल रूब्रिक हम बोलते हैं, या फिर पैथोलॉजी जो बोलते हैं, वो लिया था, दैट इज चेस्ट ट्यूमर्स, मैमे। ठीक है। और दूसरी केस मेडिसिन में बाद में बताती हूँ, चाहे तो आप ये कर लीजिए उसको, क्या बोलते हैं, लिख लीजिए रूब्रिक्स। और सेकंड केस जो है, दैट इज बहुत ही मतलब, ये जो हमारा, क्या बोलते हैं उसको, पेटेंट रूब्रिक बोल सकते हैं, जो सर ने, लियाकत सर ने हमको सिखाया है। सो वो जो टोन रहता है पेशेंट का, वो भी मैटर करता है। जैसे हाउ, व्हाई, व्हाट, ऐसे हम लेते हैं ना, हाउ द पेशेंट सेज, व्हाई द पेशेंट सेज एंड व्हाट द पेशेंट सेज। तो वो कैसे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है, ये तीनों चीजें मैटर करती है। तो इसके लिए जो वो पेशेंट ने बोला ना कि क्या होगा, पेन ही होगा ना, मतलब कि ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हो, ये कितना गलत क्वेश्चन है।
अगर कोई बंदा पेन में है तो उसको आप कैसे पूछेंगे? पेन हो रहा है तो पेन हो रहा है, पेन हो रहा है आप पूछोगे? तो वो उनको गुस्सा आता है उस चीज का, या फिर वो चीज कैसी लगती है, रिडिक्युलस लगती है। मतलब कि क्या पूछ रहे हो, तुमको समझ में नहीं आता, इतना ज्यादा पेन हो रहा है मुझको और पूछ रहे हो कि पेन में कैसा है, पेन में क्या हो रहा है, पेन तो तकलीफ तो हो रही है, और क्या बताऊं मैं तुमको। ठीक है। तो ऐसा वो जो रुब्रिक है दैट इज मॉकिंग, रिडिक्यूल, पैशन टू। और दूसरा जो उनका गॉलस्टोन वाला भी रुब्रिक मैंने जनरलिटीज से लिया था। और एक रुब्रिक इसमें भी इरिटेबिलिटी हम लोग ले सकते हैं। ठीक है। सो यस, डॉक्टर अनुपमा। और तीसरी जो केस है उसमें देखो, उसको अगर हम समझे ऑब्जेक्टिव रीजनेबल तो आपने सही पकड़ा है। और दूसरी एक चीज, लेकिन खाली ऑब्जेक्टिव रीजनेबल से हम नहीं ना सोच सकते। तो वो जो रीजनिंग दे रही है, मतलब वो तो सही बोल रहे हैं ना कि ऐसा कौन सोचता है, आपकी भी डिग्री है, मतलब सेम आपकी एजुकेशन है, और सेम मुझे ट्रीटमेंट मिलने वाली है, और शायद वही वहां से बेहतर मुझे मिल जाए। ये भी उसका ये था। तो एक तो ये इंसर्टिंग भी हो सकता है, और दूसरी चीज रीजन पावर इंक्रीज, मतलब वो लॉजिकल बोल रही है ना, मतलब ठीक लग रहा है अपने को, है ना वो जो बोल रही है। सो दैट इज रीजन पावर इंक्रीज, हम लोग ले सकते हैं, ले भी नहीं सकते, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ऑब्जेक्टिव रीजनेबल तो है पक्का। दूसरी चीज, वो जो मेडिसिन ले रही है, तो एलोपैथिक मेडिसिन भी ले रही है, होम्योपैथिक मेडिसिन भी ले रही है, साथ साथ चल रहा है उसका। मतलब जब भी उसको एसिडिटी होती है वो एसिडिटी की टैबलेट ले लेती है। तो इसके लिए मैंने अडेल्टरस लिया था। और दूसरा, और एक जो पक्का रूब्रिक है, तो उसको जब मैंने पूछा कि कैसे आपका ये स्टार्ट हुआ था, तो उन्होंने बोला कि एक फ्रेंड के यहाँ पे मैंने कुछ खा लिया था, तो तब से वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है। मतलब वो चल रही है चीज। तो ये चीज क्या है, इंजूरी है, डिल्यूजन, इंजूरी, बीइंग इंजर्ड, मतलब वो तब से लेके अब तक के वो चल ही रहा है, मतलब वो नुकसान दे ही रही है। तो दिस इज डिल्यूजन, इंजरी, बीइंग इंजर्ड। तो दिस इज लेकेसिस। ओके। तो टाइम है अपने पास मैम? प्रमिला मैम? हेलो, संजय सर? सो दिस वाज द टोटलिटी फॉर फर्स्ट केस। ये सेकंड केस का था। हाँ, एक चीज मैं भूल गई, सॉरी। सेकंड केस में उन्होंने जो बोला था ना, वो जो पेट पे है ना, अगर उनको थोड़ा सा ऐसे मालिश करो ना तो उनको बेटर फील होता है। तो इसके लिए ये मैग्नेटाइज डिजायर मैंने लिया था, और ये गॉल स्टोन्स। और तीसरा केस का है, एक तो वो फ्रिवोलस है, गवर्नमेंट भी है, मतलब चटपटा खाने की उसको आदत है। ठीक है। कहाँ गए मैम? हाँ जी। जी मैम, टाइम कितना है? 6 o'clock तक, 5 to 6। ओके। तो थोड़ा सा इसको रेमेडी को शेयर करो। हाँ हाँ, श्योर श्योर। ओके। सो दिस इज लेकेसिस, सुरुकुसनेक का पॉइजन हम जो बोलते हैं। ये जो है, ये मैंने स्टूडेंट्स के लिए गूगल से लेके डाला है। इसमें नटशेल में है, मतलब फिजिकल अपीयरेंस है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है लेकेसिस पेशेंट का, वो सारी चीजें हैं, वो आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो कॉमन फीचर्स जो होते हैं लेकेसिस के, तो जिससे हम लेकेसिस को मतलब, लेकिन उसको हमको स्टैंप नहीं करना है कि लेकेसिस फ्रिवोलस होना ही चाहिए, लेकेसिस कम्युनिकेटिव होना ही चाहिए, लेकेसिस में अम्यूजमेंट होना ही चाहिए।
जरूरी नहीं है कि हर केस में हमको मिले। जैसे हम बोलते हैं ना, प्रेजेंट प्रीडोमिनेंट और परसिस्टिंग जो चीजें होती है पेशेंट में, तो वो हम लेते हैं। जैसे एम एल सेगल सर ने इसको पीपीपी बोला है। तो जरूरी नहीं है कि हर चीज जो कि रेमेडी में है, वो हर चीज हमको पेशेंट में एक ही मिनट में, एक ही बार में सारी चीजें मिल जाए, तो ये चीज जरूरी नहीं है। ठीक है। तो लेकिन जो कॉमनली हम देखते हैं, जो कि पिक्चर बनता है लेकेसिस का, तो वो कैसे बनता है? तो ये सारी चीजें है, फ्रिवोलस है, कम्युनिकेटिव है, अम्यूजमेंट डिजायर है, लोक्वेसिटी है, चीयरफुल, वाइवेशियस, क्यूरियस, और बहुत जो बड़ा जो रुब्रिक है, या फिर बहुत कोर वाला रुब्रिक जो लेकेसिस का है, दैट इज जेलेसी। जेलेसी, हिस्टेरिया, मैनिया, इतनी ज्यादा जेलसी होती है कि इंसैनिटी तक वो जेलसी लेके जाती है पेशेंट को। जो एम एल टाइलर की बुक है, उसमें उन्होंने ना एक ड्रग पिक्चर, मतलब जो लैकेसिस का ड्रग पिक्चर लिखा है, उसमें बहुत सारे केसेस उन्होंने डिस्कस किए हुए हैं लैकेसिस के। तो वहां पे वो जेलेसी का भी एक केस उन्होंने डिस्कस करा है। तो वो जो लेडी है, वो इतनी जेलस, इतनी सस्पिशियस है। जेलसी और सस्पिशन का कॉम्बिनेशन उन्होंने बताया है। तो इतना ज्यादा सस्पिशन है कि वो अपने हस्बैंड को, मतलब उनकी शॉप है, तो वो जो लेडी है अपने घर से शॉप को देख पाती है। तो वहां से क्या हो रहा है, शॉप में क्या चल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, वो सब उसको दिखता है। और वो घंटों बैठ के वही काम करती है कि कौन आ रहा है, लेडीज आ रही है क्या, और मेरा हस्बैंड लेडीज के साथ फ्लर्ट कर रहा है क्या। ऐसा मतलब उसको वो खुद ही इमेजिन कर रही है कि ऐसा है, ऐसा नहीं है, कि ये उसका सस्पिशन है। इतना ज्यादा जेलसी, इतना ज्यादा सस्पिशन, फिर वो एक दिन क्या करती है, वो जाके कुछ तो वो मतलब शायद नाइफ वगैरह लेके वहां पे जाके पहुंच जाती है, मतलब अपने नाइट ड्रेस में, मतलब नाइट का गाउन जो भी पहना होता है, उसी में वो चली जाती है वहां पे देखने के लिए कि ये हस्बैंड मेरा क्या कर रहा है। ठीक है। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, वो डॉक्टर के पास उसको लेके गए। एक्चुअली वो लेकेसिस पे ही चल रही थी, अ, उसको लेकेसिस ही दिया हुआ था मेडिसिन। तो उन्होंने क्या किया, डॉक्टर ने फिर उसकी पोटेंसी बढ़ाई। फिर उसके बाद वो जाके पेशेंट सेटल हो गई। तो इतनी ज्यादा जेलसी और मतलब इंसैनिटी तक लेके जाने वाली जेलसी लेकेसिस में होती है। और डिलीरियम और डिलीजेंस वाले तो बहुत सारे रुब्रिक है, मतलब इतने ज्यादा है कि एक दिन में शायद वो पढ़ के भी ना पूरे हो, इतने ज्यादा डिलीजेंस है। एलिमेंट्स फ्रॉम है, ये आप रेपर्टरी में देख सकते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम हम एक्यूट केस में ज्यादातर लेते हैं, लेकिन जैसे कुछ कुछ क्रॉनिक केसेस में, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि किसी की डेथ अगर है, तो वो कैसे इम्पैक्ट करती है पेशेंट के माइंड के ऊपर, या फिर बॉडी पे भी कुछ ना कुछ आ सकता है। तो वो चीजें हम जरूर कंसिडर करते हैं क्रॉनिक केसेस में अगर आता है तो। जैसे इमोशंस है, इगोटिज्म है, एक्साइटमेंट है, सप्रेशन बहुत ज्यादा होता है। तो सप्रेशन की वजह से बहुत सारे एलिमेंट्स पेशेंट में आ सकते हैं। तो डेफिनेटली हम उसको कंसिडर करते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम फॉर्चून, रिवर्स ऑफ, एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, mental exertion, mortification, neglected being by fathers once। तो ये चीज क्या होती है, ये एक्चुअली एब्सेंट फादर सिंड्रोम बोला जाता है। तो वहां पे निग्लेक्ट होता है बहुत ज्यादा, फादर की निग्लेक्ट की वजह से उन बच्चों की एक्चुअली वो पर्सनालिटी वैसे बन जाती है। तो वो जो कंप्लेंट्स उनके अंदर आ जाते हैं बचपन से ही, बिकॉज ऑफ द निग्लेक्शन, तो उस केसेस में भी हम एलिमेंट्स फ्रॉम निग्लेक्ट ले सकते हैं। एलिमेंट्स फ्रॉम रिप्रोचेस और जनरलिटीज में एलिमेंट्स के रूब्रिक है। जैसे अल्कोहलिक ड्रिंक की वजह से ये लोग ज्यादा एडिक्शन की तरफ जाते हैं, लेकेसिस के। नार्कोटिक्स, जनरलिटीज, एलिमेंट्स फ्रॉम मेनोपॉज। तो मेनोपॉज के लिए तो हम जानते हैं, मेनोपॉज में बहुत सारे कंप्लेंट्स जो है वो सिमिलर होते हैं लेकेसिस की तरह।
एलिमेंट्स फ्रॉम सप्रेस्ड कंप्लेंट्स, मतलब जहां पर भी सप्रेशन होता है एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो ये और एक बुक है जो फिलिप बेली का, तो उन्होंने इसको सेक्सुअल टेंशन बोला है, मतलब लेकेसिस का जो नाम दिया है वो उनकी बुक है, फिलोसफी ऑफ ऐसा कुछ है, फिलोसफी या साइकोलॉजी कुछ तो है। तो बहुत बढ़िया बुक है। तो उसमें भी उन्होंने वो बताया है कि ज्यादा टेंशन, सेक्सुअल टेंशन मतलब कि वहां पे उनकी टेंशन ज्यादा होती है, सेक्सुअल फियर जो है वो उनका ज्यादा इम्पैक्ट हुआ रहता है, तो उसकी वजह से जो भी कंप्लेंट आएगी वो लेकेसिस में उसी की वजह से ज्यादातर कंप्लेंट्स आती है। सपरेशन जो मैंने बोला, तो हो सकता है सेक्सुअल सपरेशन भी हो सकता है, उसकी वजह से भी कंप्लेंट्स आ सकती है। तो उन्होंने एक वो चक्रा वाली बात बोली है, कुंडलिनी एनर्जी, तो जो सैक्रल चक्र होता है, 7 चक्रास होते हैं अपनी बॉडी में, तो वहां पे जो सैक्रल चक्रा जिसको बोलते हैं, दैट रिप्रेजेंट्स द सेक्सुअल स्फीयर जो भी है। और उसका जो रिप्रेजेंटेशन है, मतलब उसका जो सिंबल है, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्नेक, कॉइल्ड स्नेक। तो जो वो एनर्जी रहती है दैट इज डॉर्मेंट स्टेट में रहती है, तो वहां पे अगर हम उसको अवेकन करें तो वो एनर्जी अराउज होके यहाँ तक जाती है, मतलब सिर तक, क्राउन तक, जो कि लास्ट वाला एक चक्रा होता है क्राउन में। तो वहां तक जब पहुंच जाते हैं तो वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग बोलते हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है चक्रा जो अगर किसी को पता हो, हठ योगा करके होता है, तो उसमें वो लोग ये यूज करते हैं, ठीक है। और उन्होंने फिलिप बिली ने और एक बात बोली है कि जैसे हम रेमेडी का इमेज फिक्सेशन में बोल रही थी ना, तो वो इमेज फिक्सेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फैसेट्स होते हैं हर रेमेडी के, कुछ ना कुछ अलग 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 फैसेट्स होते हैं। हमें हर केस में सारे फैसेट्स नहीं मिलते, हर केस में अलग अलग फैसेट मिल सकता है। तो एक्सट्रोवर्जन मतलब एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं उसमें क्या होता है, लोक्वेसिटी, पैशनेट, एडिक्शन, चीयरफुल, वाइवेशियस, कॉकवेटिश, ये सारे एक्सट्रोवर्जन में आते हैं, मतलब जो कि एक्सप्रेसिव करने वाले जो रूब्रिक्स हैं। तो लोक्वेसिटी अगेन इज अ वेंट फॉर लेकेसिस, इतनी ज्यादा लोक्वेसिटी होती है तो वो एक वेंट होता है एक्चुअली। उनका जो सप्रेशन हुआ रहता है वो सप्रेशन बाहर निकालने का एक वेंट रहता है। और लेकेसिस पेशेंट जो है सोशेबल भी होते हैं, तो इसीलिए वो लोक्वेसिटी शायद उनमें आ जाती है। और अलग एक जो शेड है लेकेसिस का, तो वो भी हो सकता है कि कभी कभी हमको ऐसे पेशेंट मिले कि टैसिटर्निटी, सीरियस, सेंटिमेंटल, इंटेंस और डीप होते हैं। उन्होंने बहुत सारे रेमेडीज के साथ, फिलिप बिली ने उनको कंपेयर किया है, नक्सवामिका है, इग्नेशिया है, या फिर फॉस्फोरस है, ऐसे बहुत सारे रेमेडीज को उन्होंने कंपेयर किया है लेकेसिस के साथ में। तो वो बोलते हैं कि फॉस्फोरस इज समवॉट सुपरफिशियल, क्योंकि दोनों सेम लगते हैं अपने को। बहुत बार ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है ये फास्फोरस है या लैकेसिस है। तो लेकिन लैकेसिस इज वेरी इंटेंस, वेरी डीप। उनका जो लव, मतलब जो प्यार करते हो पैशनेटली, बहुत ज्यादा पैशन होती है उनमें, ठीक है। तो टैसिटर्निटी का भी एक केस इसमें दिया हुआ है एमिट टाइलर के बुक में, आप वो पढ़ लीजिएगा बाद में, ठीक है। सेंटिमेंटल होते हैं, तो सेंटिमेंटल होके वो क्या करते हैं, जैसे ग्रीफ है तो उसमें वो लोग, उनका जो आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड है वो बाहर आ जाता है। आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड वाला रूब्रिक कंप्लीट डायनामिक्स में है, बाकी और रेपर्टरीज में नहीं है, ठीक है। वर्सेस बनाते हैं, वो पोएम्स बनाते हैं, इंटेलिजेंट लोग होते हैं। ये फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स इन पॉजिटिव पिक्चर, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना कि निगेटिव में ही हम उसको देखते हैं, जेलेसी देखते हैं, उसकी इंसैनिटी देखते हैं, उसका सस्पिशियसनेस देखते हैं, यही चीजें हमको ध्यान में रह जाती है लेकेसिस के बारे में। लेकिन ये अलग पिक्चर है या फिर अलग फैसेट है लेकेसिस का। तो इसमें भी लेकेसिस है, इंटेलिजेंट है, इंटेलिजेंट चिल्ड्रन है, मतलब 4 ही बच्चे हैं अपने होम्योपैथिक मटर में जो कि इंटेलिजेंट है। बाकी 3 कौन है आप मुझे बाद में बता देना। विटी है, सीरियस है, इंटेलेक्चुअल भी है लेकेसिस,
इसीलिए उसका वो आर्टिस्टिक जो एप्टीट्यूड आ जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ हिज इंटेलेक्चुअल पावर और कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट वी कैन से। ओवर सेंसिटिव रहते हैं, सेंसिटिव टू टच, नॉइज, क्रिटिसिज्म, सेंटिमेंटल जो हमने डिस्कस किया, मेकिंग वॉइसेस, कंसाइंस, एंग्जाइटी कंसाइंस होता है, केयरिंग होते हैं ये लोग। किसकी केयर करते हैं? अदर्स, मतलब जो भी आजू बाजू में लोग हैं उन सब की वो बहुत ज्यादा केयर करते हैं। फैमिली की बहुत ज्यादा करते हैं केयर, लव फॉर फैमिली। इंट्यूशन, हाई इंट्यूटिव पावर होती है इनकी। और सेंसेस बहुत ज्यादा एक्यूट होते हैं। जैसे इसको कंपेयर किया है ओपियम और एक रेमेडी है कोई तो इतने ज्यादा एक्यूट सेंसेस वो उनके हो जाते हैं। क्लेयरवॉयंस, पॉजिटिवनेस, पैशनेट, आयरनी, सटायर, डिजायर फॉर आयरनी, जैसे बोलते हैं शोकांतिका बोलते हैं उसको, या फिर विडंबना बोलते हैं। तो इनकी जो लाइफ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जैसे कि अ, किसी ने मतलब लाइफ ने इनके साथ कोई मजाक किया हुआ, ऐसी इनकी लाइफ सिचुएशन होती है बहुत बार। हर बार नहीं, ऐसे केसेस हमको मिल सकते हैं। ठीक है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। Thank you everyone for patiently listening. And thank you once again, Promila ma'am, Sanjay sir, for inviting me. Hope आपको अच्छा लगा हो। और नहीं नहीं, थैंक अच्छा यू। था, कोई समझा भी क्वेरीज अच्छे हो से। तो प्लीज आप डाल दीजिएगा। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, यूट्यूब पर आएगा, लिंक आ जाएगा, वो मैं भेजूंगी। हो और गया क्या? थैंक यू वंस अगेन। यस। हो गया, थैंक बंद यू। करना। हाँ हाँ, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू।